नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आरएसएसबी पेपर्स 2025 की हम बात कर रहे थे। तो नवीनतम प्रश्न पत्र में हम आज पेपर संख्या 2 की बात करेंगे कि किस प्रकार के तो 50 प्रश्न राजस्थान जीके के पूछे गए थे। तो ये अलग अलग पेपर्स हैं, जैसे कृषि विभाग के हैं। तो हम अभी 2025 में लगभग 10, 12, 13, 15 पेपर हुए हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है 2025 में पूछे जा रहे हैं और आप आगामी परीक्षाओं के लिए किस प्रकार की रणनीति आप तैयारी कर सकते हो। तो बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे तरीके से देखें इन वीडियो को। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, तो आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। क्योंकि इन प्रश्नों में जैसे 50% है तो 50% में से 10 या 15% ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े हैं। तो आप उन प्रश्नों को लिख लीजिए अलग से कॉपी पेन लेकर, ताकि आप दोबारा उन प्रश्नों को रिवाइज कर सको। बाकी प्रश्न तो आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन जो नए प्रश्न हैं उनको एक बार अच्छे से लिख लीजिए। बाकी प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और प्रताप क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर लो, ताकि वहाँ पे आपको इससे संबंधित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और ओल्ड पेपर्स भी हमारे जो है आरएसएसबी के अलग से मिल जाएंगे आपको मात्र 50 रुपये में। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के पेपर की हम बात करेंगे। ये जो पेपर है ये है अपने कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 का है और ये एग्ज़ाम 12/5/2025 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और 22/2/2025 को इसकी क्या कर दी गई थी, आंसर की जारी कर दी गई थी। तो हम आंसर की के हिसाब से जो है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और नए प्रश्नों को पढ़ेंगे। साथ साथ में आज मैं इंग्लिश के भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो साथी इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में देखें, बाकी हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ साथी कहेंगे सर इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन लेकर आया करो, तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो 11 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वह सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के लिए मिलता है। देखो किस प्रकार की लैंग्वेज से ले जाकर यह सीधा पूछ सकता था ये कि जोधपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो इसने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज की है प्रश्न की और लंबा किया प्रश्न को। जैसे सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान में जोधपुर के लिए मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर आंसर का अपना मारू मिलता है। क्या मिलता है, मारू प्रदेश जो है इस जोधपुर का जो है नाम मिलता है। वही बात करें जांगल जो है, जांगल किसके लिए मिलता था, ये बीकानेर के क्षेत्र को कहते थे, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। फिर सूरसेन आपने पढ़ा होगा, सौरसेन या सूरसेन की बात करें तो ये अपने भरतपुर, करौली और धौलपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन तीनों जिलों के जो नाम है वो क्या है, सूरसेन है। ठीक है, यानी ये सूरसेन क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, फिर मत्स्य की बात करें, मत्स्य भी आपने पढ़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, जयपुर के आसपास विराटनगर आपने देखा होगा। ठीक है, वही हम बात करें तो जैसलमेर के लिए क्या नाम, वल देश, इसे वल प्रदेश के नाम से, वल प्रदेश, या एक नाम आता है दुग्गल। ठीक है, ये नाम याद रखना भी, दुग्गल किस प्रदेश को कहते हैं, जैसलमेर का प्राचीन नाम है, ये अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। कांठल है, जैसे कांठल किसे कहते थे, प्रतापगढ़ को। और सीवी जैसे मेवाड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, विराट जयपुर टोंक का आसपास का क्षेत्र, कुरू जैसे अलवर का समीपवर्ती क्षेत्र, जांगल बीकानेर आ गया, और ऐ छतरपुर जो है नागौर के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। तो इसकी भी बात करें तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मारू हो जाएगा, सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 12 नंबर। देखिए अच्छे तरीके से देख सकते हो, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा में भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल कौन सा है। बागोर, तिलवाड़ा, बेराज नदी तट पर और लूणी नदी के किनारे। ये पूछा किसने, इसने कहा है कि मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण जो स्थल है वो कहाँ पे मिला है, बागोर के अंदर मिला है। अब ये भीलवाड़ा के अंदर स्थान है बागोर, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। या पूछा जाता है कि बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले से है, भीलवाड़ा से है। और ये एक नया शब्द हमें याद रखना है कि ये मध्य पाषाण स्थल का एक स्थान है। तो इस प्रकार के भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। बड़ा गजब का प्रश्न पूछा गया कि किसको विश्व घाटी पंचानन भी कहा जाता है, यानी विश्व घाटी पंचानन की जो है उपाधि दी गई है। तो कौन हो जाएगा, राणा हमीर को जो है विश्व घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है। और बताइए राणा हमीर के और क्या उपनाम थे, आपको अच्छी तरीके से कमेंट में बताना है, साथ साथ में आपकी भी तैयारी होती जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। अकबर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि किसे दी थी। बड़ा गजब का प्रश्न है। तो अकबर ने जो है फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा कि फरजंद की उपाधि किसे दी गई थी, तो आप जान सकते हो मानसिंह को दी थी। विश्वास पात्र था, पहला विश्वास पात्र अकबर का मानसिंह था।
ठीक है। तो अकबर ने फरजद यानी पुत्र की उपाधि मानसिंह को दी गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा गजब का प्रश्न है कि बीकानेर, जैसलमेर आदि गांवों के नामों में प्रत्यय के रूप में सर का प्रयोग किस कारण से किया जाता था। अब ये नया प्रश्न है, क्या है ये नया प्रश्न है, और इसने पूछा है कि जो बीकानेर का क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र है, यानी आदि गांवों के नामों में प्रत्यय के रूप में सर का प्रयोग किया जाता है, तो पानी की उपलब्धता के कारण, ठीक है। तो बी नंबर इसका जो है बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए कि किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकोट था और बाद में इसे वर्तमान नाम दिया गया। देखिए इसको आप आसानी से कर सकते हो, तो चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्रांग मौर्य के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, और चित्रकोट इसका नाम था पहले, लेकिन बाद में इसका नाम चित्तौड़गढ़ कर दिया गया था। और भी इसका नाम चेंज किया गया था, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले नंबर 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लोक देवता से संबंधित पाबूजी से पूछा गया। उनका जन्म खाली खबर के जूना गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम अप्सरा था। पाबूजी को घोड़े के देवता बिल्कुल गलत है, इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। इनकी पूजा का मुख्य स्थान कोल्लूमंड, ये फलोदी के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें सी नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा, यानी सी नंबर गलत हो जाएगा, यानी घोड़ों के देवता बाबूजी को नहीं कहकर इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल नहीं है। ये जेल परेड के अंदर टॉपिक था। तो इसके आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका आंसर होगा भी डी। आवेदक अस्वीकृति की तारीख में 1 वर्ष के भीतर अस्वीकृत आवेदन के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। तो ये उसके अंदर एक टॉपिक है, तो वो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आपको पता है। तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो बताना है कि ये जो गुरु शिखर ऊंची चोटी है वो है किस जिले में, इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न नंबर मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में देख लो। 24 नंबर प्रश्न, बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, श्री गंगानगर। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अपना सिरोही के अंदर है, ठीक है। सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर ऊंची चोटी है। 1722 मीटर ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो मैं इसके साथ साथ आपको टॉप 5 जो है ऊंची चोटियां बता देता हूँ। सबसे पहले अपने गुरु शिखर चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, 1722 मीटर है। फिर उसके बाद में शेर चोटी है, जो कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है, ये भी 1597 मीटर है। उसके बाद में दिलवाड़ा चोटी है, जो कहाँ पे है? 1442 मीटर है। उसके बाद में है जरगा चोटी, ठीक है। जरगा चोटी उदयपुर में 1431 मीटर है। फिर हम बात कर लें अचलगढ़ की, अचलगढ़ चोटी है सिरोही के अंदर 1380 मीटर। तो इतनी चोटियां तो आपको क्रम याद रखना ही है, या आपसे पूछा जाए दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है। अब आपसे पूछने की गुरु शिखर जो चोटी है, शेर चोटी है, दिलवाड़ा है, जरगा है, अचलगढ़ है, ये दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। कौन सी है? दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे, कल प्रश्न आया था कि रघुनाथगढ़ जो है वो सबसे उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी है। तो रघुनाथगढ़ जो है सिक्कर के अंदर है, रघुनाथगढ़ की चोटी सिक्कर के अंदर है, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी बहुत सी चोटियां हैं, जैसे इसकी चोटी की ऊंचाई है 1000 मीटर, ठीक है। और भी है, जैसे लोहारगंज की है 1051 मीटर, मालखेत की चोटी 1052, टोटगढ़ 933, तारागढ़, नाग पहाड़, गुरु शिखर, बहुत भी चोटियाँ हैं। सीरावास अलवर में है, भानगढ़ अलवर में है, जयगढ़ जयपुर में है, नारगढ़ जयपुर में है। तो इस प्रकार की जो है चोटियाँ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न 25 नंबर देखिए, राजस्थान में भारत के मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, कौन सा मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर हम बात कर रहे हैं 25 की। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जीवाश्म साक्ष्य जुरासिक काल के हैं। अरावली पहाड़ियाँ थार रेगिस्तान की सबसे पश्चिमी सीमा को चिन्हित करती है। राज्य पक्षी और राज्य पशु प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी इस प्रश्न को क्या है डिलीट किया गया, अभी सॉरी, इस प्रश्न को जो है डिलीट किया गया। बाकी आप
अच्छे तरीके से देखकर इसका जवाब दें कि क्या उत्तर सही हो सकता है और क्या गलत नहीं है और कौन सी लाइन सही हो सकती है। तो ये प्रश्न जो है डिलीट किया गया है अभी, ठीक है। अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए भी, राजस्थान में नक्की झील कहाँ स्थित है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। नक्की झील है कहाँ पे भी, नक्की झील की बात करेंगे माउंट आबू के अंदर है। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 26 का, तो माउंट आबू के अंदर नक्की झील हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। वैसे तो ये इनका कृषि विभाग का जो टॉपिक आता है वो उसका प्रश्न है, लेकिन मैंने उठा लिया, हो सकता है हमारे एग्जाम में वैसे जीके से पूछा जाए। तो ग्रीष्म ऋतु सावन और वैशाख बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये ऋतु हैं कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थान में पाई जाने वाली लाल व पीली मिट्टी की संबंधित है। लाल व पीली मिट्टी के बारे में पूछा है, प्रश्न नंबर 28 है हमारा, लाल व पीली मिट्टी के बारे में। तो कार्बोनेट की कमी होती है इसके अंदर। मक्का और कपास के लिए अच्छी है लाल पीली मिट्टी, आपने पढ़ा है बढ़िया। फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अब सारे क्लियर हो गए आपके, लाल पीली मिट्टी अच्छे तरीके से याद हो गई। सबसे पहले तो इसमें फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा होती है। दूसरा, ये जो फसल है वो मक्का और कपास के लिए उपयुक्त है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, इस प्रकार के ऑप्शन भी बनाए जा सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वन सिरोही क्षेत्र में केवल आबू के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर हमारा है 29, इसका आंसर हो जाएगा सी, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। तो ये क्या है, बढ़िया प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे पटवारी की है, वीडियो की है। तो इसने पूछा कि सिरोही क्षेत्र में केवल आबू पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उपोष्णीय कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पश्चिमी राजस्थान का कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। तो आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान कितना प्रतिशत प्रभावित है, तो 41 नंबर का हो जाएगा, 60% से अधिक, ठीक है, ये आपको याद रखना, यानी 61% है। अगला प्रश्न देखिए 42, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जायद रबी की फसल है। जायद रबी की फसल है तो इसमें ज्वार हो जाएगा। ये क्या है, जायद और रबी की फसल है तो ज्वार हो जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए कि देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन लगभग कितना है। अब ये सारे के सारे क्या है, न्यू आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है और ये सीधे के सीधे आ जाएंगे एग्जाम में, इधर बस ऑप्शन चेंज होंगे और क्वेश्चन सेम होगा। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लो, कुछ नहीं जाता है, 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। और तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 43 नंबर का, कि देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा अपना 40% है। भी कितना प्रतिशत है, 40% है। इन प्रश्नों को एक साइड में लिख लिया करो। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध है या राणा प्रताप सागर, ठीक है, और कोटा बैराज है। तो बताइए भी, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है, ठीक है। गांधी सागर ये तो एमपी के अंदर आ गया, कोटा बैराज कोटा के अंदर है और ये भी अलग है, ठीक है, ये है सारे वैसे चंबल नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है कि चंबल जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किन दो राज्यों से संबंधित है। देखो ये प्रश्न बार बार आता है और बार बार रिपीट होता है। प्रश्न देख सकते हो, चंबल 45 नंबर, चंबल जल विद्युत परियोजना, ठीक है, बताइए, राजस्थान गुजरात है, मध्य प्रदेश राजस्थान है, पंजाब राजस्थान है, महाराष्ट्र राजस्थान है। इसका आंसर होगा बी नंबर, मध्य प्रदेश और राजस्थान, एमपी प्लस में राजस्थान की क्या है, भागीदारी है बीच में। अगला प्रश्न नंबर देखिए 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण पद्धति सबसे पहले जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी। ये प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम हो कि वहां पे प्रश्न नहीं आया हो, ये प्रश्न आता ही आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रश्नों को अच्छी तरीके से दोबारा रिपीट करते रहिए और आंसर देते रहिए। तो खड़ीन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खड़ीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज जो है राजस्थान में पाया जाता है, बताइए भी। तो कौन सा हो जाएगा, कैल्साइट। कैल्साइट जो है राजस्थान में पाया जाता है, जो अधात्विक खनिज है, ठीक है।
55 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो अच्छे तरीके से आप जवाब दे सकते हो इस प्रश्न का कि भारत के अंदर सबसे पहले पंचायती राज की बात करें तो राजस्थान के अंदर, ठीक है। और ये नागौर से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। डेट आपको बतानी है कि कब स्टार्ट की गई थी ताकि आप प्रश्न को पढ़ सकें। 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिभाषित 3 प्रकार की नगरपालिकाओं को किस शब्दावली में शामिल नहीं किया गया है? बताइए भी। सबसे पहले तो जो नगरपालिका का उल्लेख है वो किस अनुसूची में मिलेगा आपको? अनुसूची अपने 12 में मिलेगा। किस में? अनुसूची 12 में मिलेगा। और जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन है, ये आपको याद रखना है। पंचायती राज का जो संबंध है वो 11वीं अनुसूची से है, ठीक है। 29 विषय है इसमें, शायद तक 18 विषय है और उसमें 29 विषय। अब इसने पूछा कि नगरपालिकाओं को किस शब्दावली में शामिल नहीं किया गया है? 3 प्रकार की है। प्रश्न नंबर देख लीजिए आप इंग्लिश में, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए भी। नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, वित्त आयोग है। साथ साथ में आप तुक्का भी लगाइए, कैसे भी कीजिए, आंसर देते रहिए ताकि आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 56 बताइए भी साथ साथ में। प्रश्न नंबर 56 डी, वित्त आयोग तो शामिल नहीं किया गया। नगर निगम है, नगर पंचायत है और नगर परिषद है, इसमें वित्त आयोग शामिल नहीं है। 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए। राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में प्रश्न आया है और ये इसमें एक टॉपिक है। तो 57 नंबर की बात करते हैं। 57 नंबर प्रश्न देखिए। तो आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, ये जो है इसके कार्यों में शामिल नहीं होता है, बल्कि मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करना ये है। लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर गौर करना और कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर गौर करना। लेकिन आम जनता के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना ये गलत है, ये इसका काम नहीं है। 58 नंबर प्रश्न देखिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 25 अक्टूबर 2024 तक कौन है? अब पूछा गया अभी, तो इसका आंसर क्या होगा अपना? सी नंबर। अभी भी यही है, राजस्थान के जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है तो न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी है। श्री मधुकर गुप्ता के पास वर्तमान में कौन सा पद है? मधुकर गुप्ता के पास में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ये प्रश्न आता है एक तो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? श्री मधुकर गुप्ता। श्री अशोक कुमार गुप्ता के पास में कौन सा पद है? ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये अपडेट बेस इन्होंने जब एग्जाम हुआ था तो 25 अक्टूबर 2024 की दी थी। तो राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त श्री MD कोरानी, श्री मधुकर गुप्ता, श्री मोहनलाल लाठर, श्री DP गुप्ता। बताइए भी वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? श्री मोहनलाल लाठर, यानी शॉर्टकट में हम इसे ML लाठर के नाम से भी जानते हैं इन्हें। तो मुख्य सूचना आयुक्त है श्री मोहनलाल लाठर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। आजकल ये और जो है नया डालते हैं। तो जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था, तो ये हो गया अनुच्छेद 243 के, ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी चित्रकला के स्कूलों की श्रेणी नहीं है? हाड़ौती है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, लेकिन अब अनेरी स्कूल इसमें शामिल नहीं होगा। तो 91 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अब अनेरी स्कूल नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की बोली नहीं है? हाड़ौती है, वागड़ी है, मेवाती है, लेकिन गवरी जो है बोली नहीं है, ठीक है। हाड़ौती है जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। वागड़ी है ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के पास बोली जाती है। और मेवाती अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र जो हो जाएगा। ये तो है वागड़ी।
वागड़ी आ जाए तो बांसवाड़ा डूंगरपुर, एक आ जाए बागड़ी, इस प्रकार तो वो हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करना है। हमें बताना है कि कौन सा नृत्य किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर हम बात कर रहे हैं 93 की, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा आंसर सही होगा। गैर नृत्य बाड़मेर क्षेत्र में बिल्कुल सही है। कच्छी घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। चंग है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, पुरुषों द्वारा किया जाता है चंग नृत्य, तो बी नंबर इसका जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे। बड़ा गजब के प्रश्न है, अच्छी लैंग्वेज लेकर आते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज किया जा सके। और ये आरबीएससी की जो बुक है 6 से 12 तक, वहाँ पे ये सारे के सारा डाटा है, एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं जाता है। आप नाना क्लासेस की पुस्तक ला सकते हो 6 से 12 तक की, और अच्छी पुस्तक है, और एमसीक्यू पूरी की पूरी निचोड़ निकाला हुआ है, अच्छे तरीके से ले आओ, ठीक है। पुस्तक लाने के लिए आप 80 580 22 001 इस नंबर पर संपर्क करके आप जो है बुक अच्छे तरीके से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अगर आसपास आपके बाज़ार में नहीं मिलती है। तो इसके आंसर की बात करें 94 नंबर प्रश्न की, इसका आंसर होगा हमारा छतरियाँ। क्या बनाई जाती थी? छतरियाँ बनाई जाती थी। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर, जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? देखिए कितना गजब का प्रश्न है। तनोट माता यानी जिसे सैनिकों की देवी के रूप में जाना जाता है, जिसे रुमाल वाली देवी के रूप में जाना जाता है। बताइए भी, तनोट माता जैसलमेर में है, और मंदिर किसने बनवाया था? ये मंदिर बनवाया था अभी भाटी राजा तनूराव के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न 96 नंबर देखिए, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध कार्य है? विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, और इनसे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो 96 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा अपना बातारी फुलवारी, उनका प्रसिद्ध कार्य है, इनके द्वारा लिखी गई थी बातारी फुलवारी, ठीक है। अगला प्रश्न है 97 नंबर देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह किस सैन्य छावनी में हुआ? जालिपा, ये तो है ही नहीं थी, ब्यावर, लोंगेवाला, नसीराबाद। बताइए अभी, देखो किस प्रकार के ऑप्शन डाले गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था वो कौन सी छावनी में हुआ था? नसीराबाद के अंदर। कहाँ पे? नसीराबाद के अंदर। 97 नंबर आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कागर या कागड़ की घटना किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? जयपुर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़ से। साथ साथ में जवाब देते जाइए भी। तो कागड़ कांड का संबंध किस घटना से है या किस प्रजामंडल से है? 98 का उत्तर दीजिए। ये हो जाएगा बीकानेर से, ठीक है। कहाँ से हो जाएगा? बीकानेर प्रजामंडल से। और मग्गाराम वेद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, मग्गाराम वेद, और इसकी स्थापना शायद तक कलकत्ता के अंदर की गई थी। किसमें? कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की। और एक पूछा जाता है कि बिरबल जो दिवस है, बिरबल दिवस जो बनाया जाता है वो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का गठन किसके एकीकरण से हुआ था? मत्स्य संघ का जो गठन है वो किसके एकीकरण से संबंधित हुआ था? एक प्रश्न एकीकरण से संबंधित जरूर आएगा। कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, आबू करौली। तो इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर बात करेंगे हम 99 की। 99 नंबर प्रश्न का जो आंसर है वो है डी नंबर, ठीक है। ABCD ये हो जाएगा। पहला जो चरण था वो 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासत को शामिल किया गया था। इसको राजधानी बनाया गया था अलवर को, और इसमें प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो ये मत्स्य संघ है इसको कौन से चरण में मिलाया गया था, ये भी प्रश्न बनता है। तो इसको मिलाया गया था 5वें चरण में। कौन से? 5वें चरण में। इसे 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान, 15 मई 1949 को, यानी वृहद राजस्थान प्लस में मत्स्य संघ मिलाकर ये बना था संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसमें जयपुर को राजधानी बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए 100 नंबर,
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार जिला स्तर पर एक होनी चाहिए आंतरिक शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर साथी और वन स्टॉप सेंटर योजना में सखी। अब ये राजस्थान पुलिस के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आएगा, पक्का छपेगा। ठीक है, तो 100 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। क्या होगा? स्थानीय शिकायत समिति होती है। तो ये जो थे आज के टॉप 50 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करते रहिए। बार बार हम डेली जो है प्रयास करेंगे, आपको सारे पेपर रिवाइज कराएंगे। और न्यू प्रश्न जो है आप कॉपी पेन में अलग से लिख सकते हो, कॉपी पेन लेकर। और प्रताप क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबाएं, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वीडियो पहुंच पाएगा। प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं आप तो प्रताप क्लासेस के ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल के 3 नंबर पेपर पर। इस पर आप अच्छे तरीके से पढ़ें।